चलो स्टार्ट करो। यानी इस कैपेसिटर का तुमको निकालना है एप्सिलॉन आर इक्विवेलेंट। ठीक है, गो अहेड। देखो ये जो मुझे एप्सिलॉन आर इक्विवेलेंट निकालना है, इसका वैल्यू कितना होगा, देखो ऐसे निकालना ना, मैं इसको लिखूंगा ऐसे। क्यों? क्योंकि ये डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटर हो गया ये वाला, ये भी एक डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटर है और ये एक एयर कैपेसिटर। ठीक है, तो इसका हो जाएगा एप्सिलॉन आर यानी 8 इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू a/3 अपॉन डी यानी 8/3 सी नॉट। आ गया? इसका क्या आएगा, ये वाला क्या आएगा, एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। ठीक है, तो एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी यानी कितना आ गया, 4/3 सी नॉट। आ गया डायरेक्ट कैपेसिटर। और इसका कितना होगा, इसका तो एप्सिलॉन कुछ है ही नहीं, है तो एयर कैपेसिटर है। ये एप्सिलॉन नॉट सर एक्सक्यूज मी, ए बाई, अच्छा सर, d/2, तो d/2 का मतलब हो गया 8/3। ये पूछ रहे थे क्या? यस सर, मैं ये कह रहा था। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट ए बाई टी तो नहीं हो जाएगा 4/3 सी नॉट। ठीक है, और ये दोनों सीरीज में है। कौन से? ये 8/3 सी नॉट और 4/3 सी नॉट, ये दोनों सीरीज में। तो इन दोनों का इक्विवेलेंट कैसे होगा, 8/3 into 4/3। आई होप यू रिमेम्बर कि अगर C1 और C2 सीरीज में होता है, C1 और C2 सीरीज में होता है, तो उनका इक्विवेलेंट क्या होता है, C1 C2 by C1 plus C2। तो वो होगा C1 C2 by C1 plus C2। तो 32/9 और ये तो 3 आएगा, तो 12/3 4 है ना। तो that is equal to 32/9 into 8 plus 4 12/3 is 4। तो 4 से 8 C नॉट is equal to 8/9 C। तो जो नीचे के जो दो कैपेसिटर्स है ये मिलके तो हो गया 8/9 और ऊपर वाले का 8/3। therefore C इक्विवेलेंट आ गया 8/3 C नॉट प्लस 8/9 C। ठीक है, तो अगर 9 से करो तो ये 24 प्लस 8 32/9। यानी इसके पहले भी इस टाइप के क्वेश्चन अगर याद होगा हमने क्या कर रखा है, तो यानी एप्सिलॉन आर इक्विवेलेंट क्या हो गया, therefore एप्सिलॉन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू ठीक है, एप्सिलॉन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 32/9। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा। सर हम वो जो आपने जो सीरीज में करा हम उसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं ना, जो आपने दिया था। नहीं, सीरीज वाले में एक्चुअली पता क्या है, सीरीज वाले में अगर 2 है तब तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, 3 है तो फिर वो लंबा फॉर्मूला होता है, इससे अच्छे कि वो 1 अपॉन करके ही कर। तो डायरेक्ट फॉर्मूला हो गया सीरीज। एक्चुअली देखो ये कोई नया फॉर्मूला नहीं है, वो उसी फॉर्मूले से ही डिराइव होता है। कैसे ना, 1/c इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2। तो इसको सिंपलीफाई करो तो क्या आएगा, ऊपर आएगा C2 प्लस C1 और नीचे आएगा C1 C2। ये हो गया 1/c इक्विवेलेंट। तो C इक्विवेलेंट क्या होगा, उसको पलट दो, तो पलट के C1 C2 ऊपर चला गया, C1 प्लस C2 नीचे आ गया।
यानी सी इक्वल कितना आ जाएगा, C1 C2 बाय, ये हो गया फॉर टू कैपेसिटर्स इन सीरीज। दो कैपेसिटर्स अगर सीरीज में होंगे, ठीक है ना, दो कैपेसिटर्स अगर सीरीज में होंगे, इन दैट केस ऐसे ही कैपेसिटर्स, ठीक है। अच्छा महिमा बेटे, तुम लेट ज्वाइन किया, मैं जो ना फटाफट इस क्वेश्चन का एक समरी दे रहा हूँ, तो ध्यान से सुनो, और मैं थोड़ा हट जाऊंगा तो स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि कॉपी करने का टाइम नहीं मिलेगा। मैंने एक क्वेश्चन दिया कि इसका एप्सिलॉन आर इक्विवेलेंट बताओ। लास्ट क्लास में हम लोग एप्सिलॉन आर इक्विवेलेंट कर रहे थे, इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कैसे निकाला जाता। तो इसके लिए हमने क्या किया, इस हिस्से को कैपेसिटर माना, तो उसका कैपेसिटेंस कितना होगा, एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट ए बोलते क्या होता है, a/3 अपॉन डी, डी पूरा है। तो हम लोग जनरली एप्सिलॉन नॉट a/d को बार बार लिखना नहीं चाहते हैं, तो इसलिए उसको एक सी नॉट के करके रिप्रेजेंट करते हैं, ये हो जाएगा 8/3 सी नॉट। सिमिलरली इसका भी एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट ए मतलब हो गया इसका 2/3, क्योंकि अगर ये a/3 होता है तो बाकी क्या होगा 2a/3, तो 2a/3 अपॉन डी, डी मतलब क्या d/2 याद है। सिमिलरली ये तो एयर कैपेसिटर है, इसका तो एप्सिलॉन नॉट a/d, तो एप्सिलॉन नॉट ए मतलब 2a/3 बाय डी, डी मतलब d/2, ये देखो ये आ गया 4/3 सी नॉट। यानी क्या हो गया, तब मैंने बड़े आराम से सारे इंडिविजुअल कैपेसिटर्स के कैपेसिटेंस निकाल, और फिर नीचे वाले दोनों सीरीज में आ गए, ये दोनों, और ऊपर वाला तो अलग से है, वो इन दोनों के साथ पैरेलल में, तो हमने सिंपलीफाई कर लिया और सी इक्विवेलेंट निकाल लिया ये वाला। तो ऊपर वाले का तो 8/3 सी नॉट और नीचे वाले का 8/9, तो दोनों ऐड करके ये 32/9, तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन आर इक्विवेलेंट। क्योंकि एप्सिलॉन आर इक्विवेलेंट होता है, कैसे निकालते हैं ना, जो लास्ट में फैक्टर आता है ना सी नॉट के साथ, वही होता है एप्सिलॉन आर इक्विवेलेंट। अच्छा ये जो हमने क्वेश्चंस किया अभी तक, चलो ये तो हो गया, लेकिन इसका जो अगला क्वेश्चन है ये शायद और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं इसलिए इसको डबल स्टार करके देता हूं। ठीक है, तो मैं ये दे रहा हूं। ठीक है ना, एक हो गया d/3 और एक है 2d/3। इसका भी सेम चीज है, फाइंड आउट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकलेगा तो ऑब्वियसली एप्सिलॉन आर इक्विवेलेंट भी आ जाएगा। तो फाइंड आउट सी इक्विवेलेंट, सी इक्विवेलेंट निकल गया, इसका मतलब एप्सिलॉन आर इक्विवेलेंट भी आ जाएगा। चलो गो अहेड। सर हाँ सर इसके अब साइलेंट नोट की वैल्यू, 8 2 और 6 मैं वैल्यू से देना भूल गया।
अब मैं इसका डिस्कशन स्टार्ट करता हूँ। देखो इस डिस्कशन में कुछ प्रॉब्लम है। पता है प्रॉब्लम क्या है, जरा समझो थोड़ा सा। मैं बता देता हूँ जनरली कैसे इसका इक्विवेलेंट डायग्राम लोग बनाते हैं। जनरली यू कैन सी दैट द इक्विवेलेंट डायग्राम इज लाइक दिस। तो ये जो बड़े वाले हैं वो एक कैपेसिटर बन गया, और ये जो छोटे छोटे एक के ऊपर एक है वो दोनों ये दोनों। जनरली देखना ये इक्विवेलेंट डायग्राम तुमको बनाते हुए दिखेंगे सब, और उसके बाद फिर उसके आंसर आ जाता है। लेकिन ये डायग्राम सही नहीं, ये डायग्राम इस केस में नहीं चले। तो जो मैं लॉजिक बता रहा हूँ ना, तो ध्यान से सुनना। लॉजिक बड़ा क्रिटिकल है, थोड़ा ट्रिकी भी है, ठीक है ना? थोड़ा ध्यान से सुनना। देखो जरा सोच के देखो कि इसके अंदर का जो फील्ड है और इसके अंदर का जो फील्ड है वो तो सेम नहीं होगा। क्यों? ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट तो अलग अलग है। तो सोच के देखो, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इन दोनों का अलग अलग है, तो देयरफॉर उनका फील्ड भी अलग होगा। ये मान के चल सकता हूं मैं। अगर इन दोनों का फील्ड अलग अलग है, यहाँ पे फील्ड और यहाँ पे फील्ड, तो फील्ड इंटू डिस्टेंस का जो इंटीग्रेशन होता है वही होता है पोटेंशियल डिफरेंस। इस केस में तो यूनिफॉर्म फील्ड होता है क्योंकि शीट है, इसलिए इंटीग्रेशन का भी जरूरत नहीं है। यानी फील्ड इंटू डिस्टेंस इज पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो यहाँ का फील्ड इंटू ये वाला डिस्टेंस होगा, और इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो होगा यहाँ का फील्ड इंटू ये डिस्टेंस। अब दोनों का डिस्टेंस तो बराबर है लेकिन फील्ड तो बराबर नहीं है। यानी इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस और इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस बराबर शायद नहीं है, और मोस्ट प्रोबेबली होगा भी नहीं। नाउ द क्वेश्चन इज दैट, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला अरेंजमेंट तो तब कर सकते हो ना जब ये दोनों पैरेलल हो, और ये दोनों पैरेलल तो तुम तभी मान सकते हो ना जब इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस बराबर हो। यानी तुम इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस बराबर मान रहे हो, लेकिन इसका फील्ड और इसका फील्ड तो अलग अलग है ना। तो फील्ड इंटू डिस्टेंस तो दोनों का सेम है, तो अगर फील्ड अलग अलग है तो इंटू डिस्टेंस करके जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो भी अलग अलग होगा, तो फिर तो पैरेलल नहीं हो सकता। इसलिए ये डायग्राम जो है हम एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। तो देन से फिर हम करें क्या? तो हमें फिर और डिटेल में जाना पड़ेगा, हमें और डिटेल में जाना पड़ेगा। कैसे? तो मैं इसका डायग्राम ऐसे बनाऊंगा। तो पता है मैं क्या करूंगा, मैं ये जो सिंगल स्लैब दे रखा ना, इसको भी स्प्लिट कर सो दैट ऊपर वाले में दो अलग अलग कैपेसिटर मान लूंगा इनको, और नीचे वाले में भी दो अलग अलग कैपेसिटर मान लूंगा इनको। मैंने पहले ट्रिपल स्टार दे रखा है। क्यों? ये बड़ा यूनिक सोच है, बड़ा यूनिक विचार है, बड़ा यूनिक तरीका है सॉल्व करने का। तो जो पहले मेथड यूज कर रहे थे या ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम नहीं चले। इसलिए इसका इक्वल हम कैसे बनाएंगे? देखो जरा ऐसे। अब आ जाओ C1 C2। तो सबसे पहले ये वाला C1 निकालो। ये वाला, ये क्या होगा? एप्सिलॉन R यानी 8, एप्सिलॉन नॉट A यानी A/3 अपॉन D/3, तो इज इक्वल टू 8C0। तो इस वाले का तो आ गया 8C0, ये वाले इसका एप्सिलॉन नॉट A बाय, ये हो गया C0। बस इतना ही से ये वाला के पास ये हो गया C0, ये वाला। अब आ जाओ इसका एप्सिलॉन R, ये तो 8 है, एप्सिलॉन नॉट A बाय, ठीक है। तो 3 3 कैंसिल हो गया, 8 16 C0।
यानी ये वाला जो हिस्सा है इसका हो गया 16 सी नॉट, ये वाला। अब लास्ट वाला ये वाला हिस्सा, अब आ गया ना। यानी ये जो ऊपर वाले हैं वो कैसे होगा, 8 और 1, यानी ऊपर वाला हो गया। यानी अब इसमें जो इक्विवेलेंट बनाऊंगा, ऊपर वाले क्या होगा 8 और 1, यानी C1 C2 by C1 plus C2, तो 8 into 1 by 8 plus 1, यानी 8 by 9C, यानी ये हो गया। और नीचे वाले क्या क्या है, नीचे वाले 16 और 6, यानी 16 into 6 96 अपॉन 16 plus 6 यानी 22, तो 96 by 22 क्या होगा 48 by 11, यानी 48 by, ये इक्विवेलेंट हो जाएगा किसका, 48 by 11 प्लस 8 by 9, यानी 48 by 11 प्लस 8 by 9. I think 48 into 9 480, so 50 comes to 32, that will equal to 432 plus 9 से 11 80, तो 420 अगर होता तो 80 होता, तो 432 और 8 में लाके 440 60 20 यानी 520 by 90, यानी इक्विवेलेंट डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना हो गया 520 by 99। वैसे लंबा कैलकुलेशन था, तो एक बार चेक कर लेना मेरा कैलकुलेशन सही था या गलत था, यानी इक्वल टू 520 by 99 C नॉट, तो C इक्विवेलेंट आ गया और इससे एप्सिलॉन r इक्विवेलेंट दिया, दैट इज इक्वल टू 520 by, ठीक है 520 अपॉन 99, ठीक है। अब चेक करो, चलो अरमान तुम्हारे हैंड रेस्ट है, बट देन अभी मैं कहूँ सजेस्ट ये करूंगा कि अभी थोड़ा सा रुक जाओ, 1-2 मिनट ना सब कोई सोचने दो पहले। आई एम श्योर इस पे कई सारे क्वेश्चंस होंगे और होना भी चाहिए, क्यों, ये देखो पिछले 50-60 साल के अगर जेई का हिस्ट्री देखोगे तो ये कैपेसिटेंस चैप्टर का वन ऑफ द मोस्ट यूनिक क्वेश्चन जो है, कैपेसिटेंस चैप्टर का वन ऑफ द मोस्ट यूनिक क्वेश्चन जो आया था वो ये, ठीक है ना। तो इसलिए एक बार अच्छे से देख लो, ठीक है। उसके बाद सब अपना अपना सवाल पूछ सकते हो, तो मैं भी थोड़ी देर के लिए पॉज कर रहा हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंट है और इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंट होगा, और इसलिए मतलब हाँ वो इलेक्ट्रिक फील्ड अलग इसलिए है क्योंकि डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट अलग है, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के हिसाब से फील्ड होता है, तो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वजह से फील्ड तो अलग अलग है और डिस्टेंस सेम है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस अलग। लेकिन अगर तुम उस तरीके से डिस्टेंशियल बनाओगे तो ये पैरेलल तो तभी बना पाओगे ना, जब ये पैरेलल तो तभी बना पाओगे ना जब डिस्टेंस सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, पर क्योंकि डिस्टेंस अलग अलग हो गया है ना, सॉरी फील्ड अलग अलग हो गया, तो पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम हो ही नहीं सकता क्योंकि डिस्टेंस तो सेम। हाँ अब बोलो सर। फिर जब हमारा अलग अलग कैपेसिटेंस आया है फाइनल शॉर्ट, जो हमने शॉर्ट कर दिया सर्किट को लास्ट, शॉर्ट नहीं, मतलब हमने इसको भी कट कर दिया सो दैट वहां वाला अलग ट्रीट हो गया, यहाँ वाला अलग ट्रीट हो गया। हाँ सर मतलब जो हमारा लास्ट सिंपलीफाइड सर्किट है उसमें दो हमारे पास हैं, और तो हमने फिर उनका कैसे कंसिडर कर लिया कि पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, उनमें भी तो अलग अलग नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये दो मिला के तो एक पॉइंट पे ज्वाइन रहना, और ये दो मिला के भी एंड पॉइंट्स पे ज्वाइन, तो ये दोनों मिला के ये है और ये दोनों मिला के ये है, तो वो दोनों तो एंड पॉइंट सेम ही है, उनको ज्वाइन करने में तो कुछ नहीं। हमने कोई बीच में ज्वाइन नहीं किया, हमने इसको ज्वाइन नहीं किया, हम इस पूरे को एक मान रहे हैं और पूरे को एक मान रहे हैं, वो तो दोनों कॉमन एंड पॉइंट्स पे जुड़ा हुआ है, वो तो पैरेलल ही होगा ना। अच्छा ओके इसलिए सर। देखो ये जो प्लेट है इसके अक्रॉस तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा ना, चाहे कोई सा भी तरीके से देख, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। ओके सर, थैंक यू सर। हाँ, और किसी का कोई डाउट है, ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, ध्यान रखना, ठीक है ना। अगर कोई स्क्रीनशॉट भी लेना चाहे तो ले सकते हो, मैं 10 सेकंड के लिए हट जाता हूँ। थोड़ा सा वो हैंड रेस नीचे कर दो बेटे।
यस सर। और भी किसी का है क्या हैंड रेस्ट? हाँ ध्रुव क्या पूछ रहे थे? हम सर जैसे जो हमारी D/2 थिकनेस की स्लैब्स हैं सर, अगर वो 3 होती तो हम फर्स्ट स्लैब को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड करते। नहीं D/2 मतलब कौन सा वाला? ये तो हम सर जो, D/3 है। नहीं सर उसके आगे वाली जो स्लैब्स हैं। ये वाला? यस सर। सर अगर ये ऐसे करके मतलब 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती तो हम फर्स्ट स्लैब को भी देखो 3 पार्ट्स में देखो मेरे डिवाइड बच्चे करते। एग्जाम में ना इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं आएगा, क्योंकि देखो ये जो तुम कह रहे हो, सपोज सपोज ये भी डिवाइडेड होता, यहाँ पे अलग डायरेक्टली कांस्टेंट, ये अलग, तब तो फिर हमें 1 2 3 4 ऐसे 4 ये ऐसे बना, फिर तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा ना। देखो क्वेश्चन का तरीका वही रहेगा, चाहे कितना भी कॉम्प्लिकेटेड बन जाए तो क्वेश्चन का तरीका वही रहेगा, लेकिन क्वेश्चन लंबा होता जाए, है ना। ऑब्वियसली इतने सारे अगर तुम जोड़ दो तो लंबा तो होगा ही, है या नहीं? तो इसलिए एक एग्जाम में भी एक लिमिटेड तरीके से आ सकता है। इवन दिस वन आल्सो हैज सो मच ऑफ आइडियाज ऑन इट, तो ये भी कोई कम कंसेप्ट वाला नहीं है ना। तो अब इसको फर्दर स्प्लिट करके अगर तुम और कॉम्प्लिकेटेड बनाओगे तो मेथड में कोई डिफरेंस नहीं होगा, बट हाँ लेवल ऑफ कैलकुलेशंस विल चेंज। क्यों? वो तो ऑब्वियसली दिख रहा है कि जितने सारे ऐसे पैरेलल नेटवर्क्स बनाओगे उतने सारे तो होंगे एडिशनल, है ना। चलो और किसी को सवाल? चलो ये सबको समझ में आया नहीं? क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ध्यान रखना। महिमा तो बाद में लेट ज्वाइन किए थे, उनको समझ में आ गया बेटे क्वेश्चन, ये स्प्लिटिंग कैसे किया? हाँ महिमा आ गए। रोहन बेटे समझ में आ रहा है? यस रोहन। यस कुछ कुछ आंसर्स तो आए हैं, अक्षिता ने भी दिए 168/31। एक्चुअली पहले कई लोगों ने 168/31 दिया, यह शायद एक पिछले वाले क्वेश्चन का आंसर। चलो ठीक है बेटे रोहन। Okay. With that we come to an end. With that we come to an end of the discussion on equivalent dielectric constant. अब हम लोग डायलेक्ट्रिक के एक दूसरे पहलू पे डिस्कस करें और वह है इंड्यूस्ड चार्ज। देखो सपोज मैंने क्या किया, कैपेसिटर लिया प्लस क्यू चार्ज और ये माइनस क्यू चार्ज, ओके, और हमने डायलेक्ट्रिक डाल दिया इसके बीच। और सपोज मैंने क्या किया, यहाँ पे प्लस क्यू रखा, यहाँ पे माइनस क्यू रखा, और ये डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट है एप्सिलॉन आर। डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो गया एप्सिलॉन आर। क्वेश्चन इज व्हाट विल बी द इंड्यूस्ड चार्ज। तो इंड्यूस्ड चार्ज तो इसको हम लोग कैसे कंसेप्चुअलाइज करें? तो देखो हमें पता है कि अगर एयर कैपेसिटर होता, हमें पता है कि अगर एयर कैपेसिटर होता, इन दैट केस जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता इन बिटवीन दैट वुड हैव बिकम सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, यानी तो अगर मान लो एयर कैपेसिटर होता, इन दैट केस उन दोनों के बीच का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता वो हो जाता सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा बाय एप्सिलॉन का मतलब हो गया q अपॉन a एप्सिलॉन नॉट। आई थिंक दैट्स ओके। लेकिन साथ में मुझे ये भी मालूम है कि अगर तुम एक डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट डायलेक्ट्रिक डाल देते हो एप्सिलॉन r वाला, तो वहां पे फील्ड एप्सिलॉन r के मल्टीपल से कम हो जाता है। तो E इनसाइड डायलेक्ट्रिक क्या होगा, 1 अपॉन एप्सिलॉन r इनटू E एयर इज इक्वल टू q बाय
ये आ जाए, यानी 1/εr into EAR, and that is going to Q by εr into ε0 into A. क्या आ गया? I hope it's okay. लेकिन जरा एक चीज सोचो कि इलेक्ट्रिक फील्ड कम कैसे हो गया, क्योंकि हमें पता है डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू 1 से ज्यादा होता है, यानी ये जो फील्ड होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में एप्सिलॉन आ रहा है, तो ये फील्ड कम हो गया होगा। अब मैं सपोज सोचता हूं कि ये फील्ड कम हुआ कैसे, ये फील्ड कम कैसे हो, तो उसका आंसर क्या है ना? तो इसका आंसर इस तरह से देंगे दैट E inside dielectric is equal to E original minus E due to induced charges minus E due to induced charges। हम इसको इस तरह से देखेंगे। अब इंड्यूस चार्ज कहां पे है, तो देखो यहां पे अगर Q होगा तो माइनस से देखना यहां पे इंड्यूस चार्ज, यहां पे हो गया माइनस QI और तो देखना डायलेक्ट्रिक के अंदर एक माइनस और प्लस उल्टे साइन का, जिससे पॉजिटिव प्लेट के सामने नेगेटिव और नेगेटिव प्लेट के सामने पॉजिटिव एक इंड्यूस चार्ज डेवलप होगा और उसके वजह से एक इंड्यूस फील्ड भी है। ओरिजिनल फील्ड ये था और ये हो गया, तो ऑब्वियसली ई इंड्यूस किस वजह से होगा, नेगेटिव इंड्यूस चार्जेस। तो देयरफॉर ई डायलेक्ट्रिक का आ चुका है Q by epsilon r into epsilon naught into A, और E ओरिजिनल एयर वाला कितना, Q by माइनस इंड्यूस चार्ज के वजह से क्या फील्ड होगा ना, जैसे ओरिजिनल के वैसे होता है वैसे इंड्यूस के वजह से भी होगा, बस एक अपोजिट डायरेक्शन में कितना QI के वजह से होगा, तो माइनस QI by epsilon naught into E माइनस QI by epsilon naught A। तो एक काम करो, epsilon A तो खत्म कर दो, तो therefore QI क्या होगा, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले, is equal to Q minus Q by epsilon naught, इधर ये वाला टर्म वो उधर चला गया, therefore Q induced is equal to Q into 1 minus ठीक है, दैट इज द फार्मूला डिराइव्ड फॉर इंड्यूस्ड चार्जेस। अब एक काम करो, इसको नोट कर लो पहले। हाँ, और अरमान तुम्हारा हैंड रेस्ट है। सर डाइलेक्ट्रिक एक इंसुलेटिंग मटेरियल होता है ना? हाँ, डाइलेक्ट्रिक में तो कोई इंसुलेटिंग मटेरियल, प्लास्टिक, बैकेलाइट है ना, ये सब होता है, सेलोफेन, वैक्स, ये सब यूज किया जाता है। सर अगर डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटिंग मटेरियल है तो उसके फ्री इलेक्ट्रॉन्स इजीली कैसे निकल सकते हैं और कैसे इंड्यूस चार्ज? देखो इसमें ना दो टाइप के इंड्यूस फील्ड बनता है। एक होता है मेटल के अंदर, तो मेटल के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एक तरफ चला जाता है तो ऑब्वियसली एक तरफ पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है कि जहां से इलेक्ट्रॉन गया, और जिस जगह पे इलेक्ट्रॉन गया वहां नेगेटिव चार्ज, तो एक इंड्यूस फील्ड। लेकिन जो डाइलेक्ट्रिक में बनता है वो थोड़ा अलग बनता है। डाइलेक्ट्रिक में पता कैसे होता है, जैसे ये ओरिजिनल फील्ड है और अब एक डाइलेक्ट्रिक रख दो, अब एक डाइलेक्ट्रिक रख दो यहाँ पे, तो ये ई ओरिजिनल, लेकिन जैसे डाइलेक्ट्रिक रखो तो पता क्या होगा, जरा सोचो, एक एटम पहले ऐसे था, ये पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज माइनस, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएंगे तो पॉजिटिव चार्ज पे तो उधर ही फोर्स लगेगा, नेगेटिव चार्ज पे उल्टे डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। तो अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स उधर लगेगा, नेगेटिव चार्ज पे इधर, यानी पता क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा था ना ऐसे करके, अभी ऐसे नहीं घूमेंगे, फिर पता क्या होगा,
इलेक्ट्रॉन को देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, यानी इलेक्ट्रॉन को इस तरफ फोर्स लगेगा, इस तरफ। पता क्या होगा, ये ओरिजिनल पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन है जब कुछ भी नहीं है, लेकिन बाद में देखना ऐसे होगा। यानी इस बार पॉजिटिव चार्ज का जो सेंटर है और जो इफेक्टिव नेगेटिव चार्ज का सेंटर है वो अलग होगा। यानी क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज सेंटर है, यानी क्या होगा, एक एक डाइपोल डेवलप होता है, ठीक है ना। तो यानी क्या होगा, अब मॉलिक्यूल जो है पोलार बन गया, क्योंकि इसके अंदर पोल्स आ गए प्लस माइनस। सो नाउ दिस हैज बिकम अ डाइपोल। तो ये क्या होगा, एक डाइपोल डेवलप होता है और उसी की वजह से क्या होगा, एक इंड्यूस्ड फील्ड भी क्रिएट होता है एंड सो ऑन। तो देयरफॉर देयर विल बी डाइपोल डेवलप, और एक बार डाइपोल डेवलप होता है तो ऑब्वियसली फिर क्या होता है, मॉलिक्यूल जो है पोलर होने लगता है। तो उस वजह से एक डिस्टॉर्शन हो जाएगा मटेरियल के अंदर, पूरा डाइलेक्ट्रिक के अंदर, और इसी वजह से एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जो है क्रिएट। यही अगर मेटल में होता, क्या होता है, एक्चुअल इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है। यहाँ पे इफेक्टिव इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, या आप कह सकते हो वर्चुअल इलेक्ट्रॉन फ्लो, ठीक है ना। यानी मेटल में पता क्या होगा, मेटल में तो ये होगा कि अगर इधर इलेक्ट्रिक फील्ड दिए मेटल में, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन सारा इधर आ जाएगा, मतलब कुछ इलेक्ट्रॉन्स इधर आ जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आ गए माइनस, ये प्लस रहेगा, यानी यहाँ पे एक्चुअल इलेक्ट्रॉन ट्रैवल किया। डाइलेक्ट्रिक में क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन इतना ट्रैवल किया, फिर अगला वाला इलेक्ट्रॉन इधर ट्रैवल किया, अगला वाला इलेक्ट्रॉन इधर ट्रैवल किया, अगला वाला इलेक्ट्रॉन हल्का सा उधर ट्रैवल किया, इस तरीके से ट्रैवल करेंगे। पूरे इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट नहीं हो पाएगा, बट इफेक्टिव मूवमेंट फिर भी हो जाएगा, ठीक है ना। सो दैट्स व्हाई द फील्ड इनसाइड अ डाइलेक्ट्रिक इज लेसर देन द ओरिजिनल फील्ड, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं पोलर बिहेवियर। सर सॉरी सर, लेकिन सर मेरे को क्लियर नहीं हुआ कि डाइपोल कैसे फॉर्म हुआ। नहीं, डाइपोल इसलिए फॉर्म हुआ, देखो पहले तो एटम कैसे था, ये देखो, ये न्यूक्लियस हो गया और ये इलेक्ट्रॉन। तो पहले डाइपोल नहीं था, क्यों नहीं था, क्योंकि पहले कभी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, कभी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, कभी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, कभी इलेक्ट्रॉन यहाँ, यानी इफेक्टिवली इलेक्ट्रॉन इतना फास्ट चल रहा है कि समझ लो इलेक्ट्रॉन पूरा सर्कल के अंदर है। तो यानी उसका चार्ज सेंटर क्या हो गया, यही चार्ज सेंटर। तो देयरफॉर एक सर्कुलर एटम में, सर्कुलर पाथ में अगर इलेक्ट्रॉन मूव करता है वेरी फास्ट, आई मीन इन दैट केस क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज सेंटर जो न्यूक्लियस का होता है और जो नेगेटिव चार्ज का सेंटर इफेक्टिव वो एक ही जगह हो जाता है, तो यानी डाइपोल नहीं है। ये तो तब ना जब इलेक्ट्रॉन स्फेरिकल पाथ या सर्कुलर पाथ में चल, बट जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड दोगे तो वो इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा हट सा जाएगा, वो हट जाता है थोड़ा सा अपने जगह से। तो जो इलेक्ट्रॉन पहले ऐसे घूम रहा था वो अब ऐसे नहीं घूमेंगे। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो देखना वो इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमेंगे, यानी अब तो इफेक्टिव चार्ज सेंटर हट गया ना। पहले इलेक्ट्रॉन का चार्ज सेंटर यहीं पे था जहां पे प्रोटॉन था, लेकिन अब जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज सेंटर होता है यहाँ पे आ गया, तो डाइपोल बन गया। देखो डाइपोल बन गया, है या नहीं, तो दैट्स ऑल, ठीक है ना। यानी हाँ, यानी मॉलिक्यूल्स क्या हो गया, सारे मॉलिक्यूल्स या सारे एटम्स जो है पोलराइज्ड हो गया, इसको हम लोग कहते हैं पोलर मॉलिक्यूल हो गया, ठीक है। और इस वजह से क्या होता है ना, फील्ड जो है कम होता है। ओके, नाउ लेट्स प्रोसीड। अब देखो इंड्यूस चार्ज का वैल्यू तो आ गया, कितना आ गया ना, Q इंटू 1 माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन r, ध्यान रखना। ओके चलो, वी आर कवरिंग वन टॉपिक आफ्टर द अदर। हमने देखो सीरीज के ऊपर बात किया, पैरेलल के ऊपर बात किया, लेकिन कभी कभी पता क्या होता है कि सर्किट इतने कॉम्प्लेक्स आते हैं, इतना कॉम्प्लिकेटेड आते हैं कि सीरीज पैरेलल तुम निकाल नहीं पाओ, समझे ना। तुम जो है सीरीज पैरेलल निकाल ही नहीं पाओ, देखना ऐसे होगा। तो ऐसे केस में हम लोग क्या करें, ऐसे केस में हम लोग बोलते हैं उसको एज अ नेटवर्क सर्किट। आज हम लोग नेटवर्क सर्किट को सॉल्व, ठीक है, नेटवर्क सर्किट।
तो नेटवर्क सर्किट बेसिकली क्या है ना, जब सर्किट बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है और तुम उसमें सीरीज पैरेलल नहीं निकाल पा रहे हो, उसमें सीरीज पैरेलल एग्जिस्ट नहीं करता है, कोई इधर से कोई उधर से कोई उधर से कैपेसिटर जुड़ा हुआ है, खिचड़ी पका हुआ पूरा, तो हम सीरीज पैरेलल पे उसको तोड़ नहीं पा रहे हैं या सिंप्लीफाई नहीं कर पा रहे हैं, then it is called as a network circuit. यानी all the other circuits which are very difficult ones will now be henceforth called as network circuit. कई बार इवन छोटे छोटे सर्किट्स भी नेटवर्क सर्किट हो सकते हैं। जैसे एक बहुत ही कॉमन सर्किट का नाम है व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज एग्जांपल, देखो एक्चुअली रेजिस्टेंस भी ज्यादा पॉपुलर होता है तो मैं रेजिस्टेंस हटा के कैपेसिटेंस, देखो अभी अगर ये सर्किट बोलूंगा तो तुम बड़े आराम से सॉल्व करो। क्यों? ये दोनों सीरीज में है, ये दोनों सीरीज में है, और ये पूरा दोनों का जो वो है ये आपस में पैरेलल में, करेक्ट? तो ये सीरीज और ये आपस में पैरेलल। आ गया ना? अब सुनो जरा ध्यान से, यहां तक तो इजी है, बट द मोमेंट आई अटैच ए कैपेसिटर दैट कनेक्ट्स इन बिटवीन, अब देखो सारा सीरीज पैरेलल का कंसेप्ट खत्म हो, ठीक है ना? अब देखो सारा सीरीज पैरेलल का कंसेप्ट खत्म, क्योंकि अब ये दोनों सीरीज नहीं हो सकता क्योंकि बीच में ब्रांचिंग हो, जहां बीच में ब्रांचिंग हो गया वहां पे सीरीज तो हो नहीं सकती। तो सिमिलरली यहाँ पे भी अब ये दोनों सीरीज में नहीं रह गया, क्यों? बीच में ब्रांचिंग आ गई। तो देयरफॉर अब ये जो कैपेसिटर्स का सिस्टम है ना, सिर्फ 5 ही है, ज्यादा नहीं है, लेकिन अब ये कोई भी आपस में सीरीज पैरेलल में तो नहीं, तो इसको भी हम एज ए नेटवर्क सर्किट को ही कैटेगराइज करें। तो विल कैटेगराइज दिस एज ए नेटवर्क सर्किट, यानी जहां पे हम सिर्फ सीरीज और पैरेलल में सर्किट को सिंप्लीफाई नहीं कर पा रहे या नहीं करा जा सकता, तो उनको हम बोलेंगे नेटवर्क सर्किट। उनको सॉल्व करने के लिए अब हमारे पास एक न्यू मेथड, और वो है किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ्स लॉ का देखा जाता है एक्चुअली 2 सेट ऑफ लॉज है। नंबर 1 इज कॉल्ड एज केसीएल, यानी किरचॉफ्स चार्ज लॉ। किरचॉफ्स चार्ज लॉ यानी चार्ज रिलेटेड कुछ है। अब क्या है एंड ऑल विल डिस्कस। अब इसमें होता क्या है, इसका एक और नाम भी है, इसको लोग एक और नाम से भी जानते हैं, दैट इज कॉल्ड एज जंक्शन लॉ। अब जंक्शन लॉ में क्या होगा? तो जंक्शन लॉ में देखो इस तरीके से, now the junction law says, and that's logical also, क्यों? क्योंकि अगर थोड़ा ध्यान से डीपली सोचो, जो मैं बताने वाला हूं ना, थोड़ा ध्यान से डीपली सोचो। अगर मैं यहाँ पे डॉटेड डॉटेड करके लाइन बनाऊंगा, तो जरा सोचो, इस लाइन के अंदर जो 5 प्लेट्स हैं, ये इलेक्ट्रिकली तो कनेक्टेड है विद द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किट, क्योंकि इसमें इंड्यूस चार्ज वगैरह हो, बट देखो ध्यान से कि ये 5 प्लेट सर्किट के किसी भी और पार्ट के साथ फिजिकली कनेक्टेड नहीं, और फिजिकली कनेक्टेड नहीं होने की वजह से क्या होगा? फिजिकली कनेक्टेड नहीं होने की वजह से क्या होगा? दे विल बी सर्टेन थिंग, और वो क्या है जरा समझो। क्योंकि ये फिजिकली कनेक्टेड नहीं है, तो देयरफॉर इन 5 प्लेट्स में कहीं बाहर से चार्ज ना आ सकता है और ना ही जा सकता है। आई विल रिपीट, कहीं बाहर से ना चार्ज आ सकता है और ना ही जा सकता है।
ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इसके इन पांचों प्लेट्स के इनिशियल चार्ज 0 था, यानी बाद में भी 0 होगा। भाई सर्किट वर्किट जोड़ने वोड़ने के पहले तो चार्ज 0 ही होता है ना कैपेसिटर में। और ये जो 5 प्लेट है ये फिजिकली किसी के साथ कनेक्टेड नहीं है, यानी किसी के साथ ना चार्ज जाने का रास्ता है किसी और के पास, किसी और के साथ, और ना ही किसी और के साथ आने का रास्ता, तो नहीं चार्ज आएंगे भी नहीं। इसलिए क्या होगा ना, जो भी चार्ज आएंगे इन 5 प्लेट के, वो क्या होगा, टोटल मिला के 0 ही बनेगा, क्योंकि आपस में ही इधर से उधर थोड़ा बहुत चार्ज हो जाएगा 5 प्लेट के बीच में, बट कोई नेट चार्ज नहीं आ सकता। यानी मैं लिखूंगा द नेट चार्ज, द टोटल चार्ज on all plates connected यानी टोटल चार्ज जो बनेगा 5 प्लेट्स का, 6 प्लेट्स का, 50 प्लेट का, जितने भी जंक्शन के साथ जुड़ा हुआ डायरेक्ट प्लेट्स, उन प्लेट्स के टोटल चार्ज का वैल्यू 0 है। सर सर जो स्पेसिफिक प्लेट कनेक्टेड है उसी का या उसका एडजेसेंट प्लेट भी? नहीं देखो, ये जंक्शन है ना, तो एक प्लेट ये हो गया, 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 इन प्लेट्स के चार्ज तो 0। नाउ यू माइट सी इनके साथ जो काउंटर पार्ट है उसका क्या होगा ना। देखो नॉर्मली क्या होता है कैपेसिटर में, हमेशा देखना दोनों प्लेट में सेम चार्ज होता है, इक्वल एंड ऑपोजिट। तो अगर मान लो इसके प्लस माइनस करके 0 आता है, तो इनके जो अपोजिट्स होंगे वो भी मिलके तो 0 होगा ना। ये नॉर्मली यही हो, ठीक है ना, नॉर्मली देखना यही हो, ठीक है। तो इस तरीके से, तो देयरफॉर ऑल दी प्लेट्स, उनके जो टोटल चार्ज है सबको जोड़ोगे एल्जेब्रिकली, यानी अगर प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, तो इन दैट केस ऐड करके टोटल 0 है, ठीक है। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज किरचॉफ्स चार्ज लॉ, या यू कैन आल्सो कॉल इट एज जंक्शन। अब बताओ के वीएल, इसको हम लोग बोलते हैं किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, ठीक है। केसीएल हो गया और केवीएल। केवीएल एक्चुअली कोई वन लॉ नहीं है, केवीएल के अंदर 2-3 लॉज अलग अलग, तो समझो। केवीएल का पर्पस समझो। केवीएल का पर्पस पता क्या है, कि एक बड़ा सा सर्किट बना हुआ है, तो तुम एक काम करो, सर्किट के किसी हिस्से में स्टार्ट कर, चलना शुरू करो, यहां से स्टार्ट, और फिर चलना शुरू करो। जैसे जैसे चलोगे, इधर से उधर से उधर से चलोगे, तो बीच बीच में कुछ चीजें आते रहेंगे, जैसे जैसे बीच में कैपेसिटर आ जाएंगे, बीच में रेजिस्टर आ जाएंगे, बीच में ट्रांजिस्टर आ जाएंगे, बीच में डायोड आ जाएंगे, बीच में सेल आ जाएंगे, बीच में इंडक्टर आ जाएंगे, तमाम चीजें आ सकता है बीच में, है ना। थर्मिस्टर भी आता है, कई सारे इलेक्ट्रिक डिवाइसेस हैं जो कि हो सकता है कि बीच में आते रहेंगे, और हो सकता है तुम उनको पार करो। सो व्हाट, देखो हर डिवाइस को जब पार करोगे, डिवाइस बोलते हैं कोई रेजिस्टर होगा तो कोई कैपेसिटर, डायोड, जैसे जैसे एक एक को पार करोगे ना, तो कुछ ना कुछ पोटेंशियल में डिफरेंस आएगा। या तो पोटेंशियल 5, 10, 15, 20 वोल्ट बढ़ जाएगा, या तो घटेगा। तो अगर बढ़ेगा पोटेंशियल तो हम उसको प्लस में नोट करेंगे, और अगर पोटेंशियल किसी वजह से घटता है तो हम उसको माइनस में नोट करेंगे। से प्लस और माइनस हम डिसाइड कैसे करेंगे ना, वो देखो डिपेंड करता है कि तुम किस तरफ से किस तरफ जा रहे, है ना, उसी के लिए रूल्स है। रूल क्या है जरा समझो। ये है प्लेट, सपोज ये माइनस प्लेट, ये प्लस प्लेट, ये प्लस प्लेट हो गया, माइनस प्लेट हो गया, चार्ज क्यू है और कैपेसिटेंस है सपोज सी, और तुम ऐसे जा रहे हो,
तो यानी तुम कैपेसिटर को पार कर रहे हो, यहां से यहां कैपेसिटर को पार कर रहे हो, सपोज। सपोज तुम कैपेसिटर को पार कर रहे हो तो क्या हो, है ना? तो इन दैट केस जो कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होता है क्यू बाई सी। तो मैं लिख देता हूं क्यू बाई सी। बट एक प्रॉब्लम है कि देखो अगर वोल्टेज बढ़ेगा, देखो अगर वोल्टेज बढ़ेगा तो मैं लिखूंगा प्लस क्यू बाई सी, और अगर वोल्टेज घटेगा तो मैं लिखूंगा माइनस क्यू बाई सी। अभी बताओ कि मुझे क्या लिखना चाहिए इस केस में? मुझे प्लस क्यू बाई सी लिखना चाहिए या माइनस क्यू बाई सी लिखना चाहिए? बताओ। प्लस क्यू बाई सी लिखे या माइनस क्यू बाई सी? अरमान has written minus q by c. Okay. एक्चुअली पता है क्या ना कि इसको याद रखने का तरीका भी समझ लो, क्योंकि देखो एग्जाम में कई बार भूल जाओ और ये नेचुरल है। यार कौन सा प्लस था कौन सा माइनस था, ऐसे करके देखना हो जाएगा, ओहो ये प्लस था या माइनस था, तो ऐसे कुछ होगा। तो ऐसे केस में ना तुम्हारे पास उसका तोड़ भी होना चाहिए। अब मैं बताता हूँ कैसे। देखो ये जो प्लस प्लेट और माइनस प्लेट है, हमेशा फील्ड कहां से कहां होता है? प्लस से माइनस। फील्ड लाइन तो प्लस से माइनस होता है, यानी यहाँ पे फील्ड ऐसे, यानी बेसिकली फील्ड इस तरफ हो गया। अब बताओ जरा, अगर फील्ड इधर है तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? वर्क डन इन टेकिंग अ पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। तो अगर फील्ड इधर है मान लो, तो मुझे तो फोर्स ऐसे लगा के ले जाना पड़ेगा फील्ड के खिलाफ, क्योंकि फील्ड इधर है तो ऑब्वियसली पॉजिटिव चार्ज को यूं धक्का मार के ले जाना पड़ेगा। Therefore, वर्क डन मुझे पॉजिटिव करना पड़ेगा, मानोगे? तो मेरा जो वर्क डन होता है, मेरा जो वर्क डन का साइन होता है, वही तो पोटेंशियल डिफरेंस का साइन है। तो therefore अगर मैं इधर जा रहा हूं, यानी मैं फील्ड के खिलाफ जा रहा हूं, देखो फील्ड के खिलाफ जा रहा हूं, इसके मतलब अगर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मुझे ऐसे ले जाना है तो मुझे फील्ड के अगेंस्ट ले जाना पड़ेगा, यानी मुझे पुश कर करके ले जाना पड़ेगा, तो मेरा वर्क डन का साइन पॉजिटिव आएगा। इसलिए इस बार जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो S प्लस। पर हाँ साथ में एक चीज और भी है, क्या कि अगर तुम उल्टा जाओगे इधर इधर तो फिर नेगेटिव। क्यों? क्योंकि देखो अगर तुम इस तरफ जाना चाह रहे हो तो वन कूलम तो यहाँ छोड़ दो तो खुद ही चला जाए। क्यों? फील्ड तो उधर है, इसलिए तुमको पता कैसे ले जाना पड़ेगा? ऐसे रोक रोक ऐसे ले जाना पड़ेगा, यहां से ऐसे करके, यानी तुम पुश ऐसे कर रहे हो लेकिन डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो रहा है, यानी वर्क डन नेगेटिव आ जाए, ये चक्कर है। तो देयरफॉर अगर तुम इधर जा रहे हो तो प्लस क्यू बाई सी, तो मैं लिख देता हूं यहां पे, और अगर इधर जा रहे हो एक प्लस क्यू बाई सी और एक माइनस क्यू बाई सी, ठीक है ना? देखो तो ये हो गया जो है तुम्हारा पोटेंशियल डिफरेंस फॉर कैपेसिटेंस। अब मैं बात करना चाहूंगा सेल, तो बी हो गया सेल। सपोज जो सेल है उसका वोल्टेज सपोज V है ना, से ये मतलब क्या हुआ ना, जैसे तुम का सेल नया खरीदते हो ना, देखना उसमें प्रिंटेड रहता है कि ये 1.5 वोल्ट का सेल है, ये 6 वोल्ट का सेल है, ये 9 वोल्ट का सेल है, तो प्रिंटेड रहता है। बट पॉइंट इज दैट जब तुम किरचॉफ्स लॉ में लगाओगे उसी चीज को, तो 3 वोल्ट है या 5 वोल्ट है या 1.5 वोल्ट है, 6 वोल्ट है, 9 वोल्ट है, वो तो पता चल गया, पर साथ में प्लस लगाओगे या माइनस लगाओगे। तो अब ये बताओ कि इस केस में क्या करो, इस केस में क्या करो? इस केस में प्लस भी लिखोगे या माइनस भी लिखोगे? बताओ अक्षिता, बताओ बेटे, अक्षिता बताओ कि प्लस भी लिखो या माइनस भी लिखो? हाँ बेटे,
सर माइनस। माइनस, उसके पीछे लॉजिक बताओ मुझे। सर क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को मतलब ये देखो हम लोग जो बात अपोज करते हैं करना ना, पड़ता है। देखो कैपेसिटर के सर्किट में क्या होता है कि हम लोगों को बात करना पड़ता है इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल, क्योंकि कैपेसिटेंस तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है ना, तो इलेक्ट्रॉन फ्लो अब नहीं हो रहा, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस फिर भी होगा। अजीत, तुम अपना आंसर को एक बार एक्सप्लेन करो, तुमने मैसेज पे भेजा है, एक बार आंसर को एक्सप्लेन करो। सर इसमें इलेक्ट्रॉन्स सर नहीं लोअर नहीं, टू रुको हाई रुको, पहले पोटेंशियल। पहले आंसर बताओ, प्लस है या माइनस, उसके बाद एक्सप्लेन। सर माइनस। माइनस, माइनस का लॉजिक। सर हम यहाँ लोअर टू हायर पोटेंशियल में जा रहे हैं। तो लोअर से अगर हाथ देखो, अगर मान लो तुम -10 से +10 जा रहे हो, तो पोटेंशियल तो बढ़ रहा है ना, तो +20 हुआ ना फिर। देखो तुम जो आंसर दे रहे हो ना, उसी से आंसर का तुम जो लॉजिक लगा रहे हो उसी से आंसर पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव नहीं आ रहा। जो लॉजिक लगा रहे हो वो सही लगा रहे हो। ये जो सेल होता है ना, सेल के जो छोटे लाइन होता है उसको हम नेगेटिव टर्मिनल मानते हैं, इसको हम मानते हैं नेगेटिव टर्मिनल। यानी हम इस टर्मिनल को मानते हैं एज रिलेटिवली नेगेटिव, और सेल के इस टर्मिनल को हम मानते हैं एज पॉजिटिव टर्मिनल। यानी इस टर्मिनल को हम रिलेटिवली पॉजिटिव मानते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। बात समझ आया ना? जब तुम इधर जा रहे हो, यानी समझ लो माइनस पोटेंशियल से प्लस पोटेंशियल जा रहे हो, तो पोटेंशियल तो बढ़ रहा है। थोड़ा सोच के देखो, कोई चीज माइनस में था और वो चीज प्लस में आ गया, यानी बढ़ा होगा तभी ना, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, प्लस। हाँ, इसके लिए प्लस भी, और ऑब्वियसली उल्टे डायरेक्शन में जाओगे तो माइनस भी लिख देना, कोई दिक्कत। अगर इधर जाओगे तो लिखेंगे माइनस। वैसे तो इस चैप्टर के लिए यानी कैपेसिटेंस के लिए इतना ही काफी, इतना ही काफी। लेकिन लेकिन हम चाहते हैं कि इसमें थोड़ा सा रेजिस्टेंस का भी डिस्कस कर ही लेते इकट्ठे में। देखो सी हो गया रेजिस्टेंस। अब देखो ध्यान से, मैं अगर एक इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस को पार कर रहा हूं इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो हमें पता है कि रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो होता है V = IR। अब सवाल ये है कि IR तो लिखूंगा, सवाल है कि मैं +IR लिखूं या -IR लिखूं, वो बता देना मुझे। ये रहा IR, ठीक है। चलो ठीक है, ध्रुव तुम बताओ बेटे, +IR लिखूं या -IR लिखूं? सर नो आइडिया। हाँ, सर नो आइडिया। नो आइडिया। चलो महिमा, तुमने बेटे प्लस आंसर दिया, एक बार एक्सप्लेन करना चाहोगे? यस महिमा। सर बिकॉज रेजिस्टर और करंट तो सेम डायरेक्शन में होगा ना। देखो रेजिस्टर को कोई डायरेक्शन नहीं होता ना, करंट का डायरेक्शन ये है, और मैं भी इसी डायरेक्शन में जाके पोटेंशियल डिफरेंस को नोट करना चाहता हूं, तो रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस तो IR ही होगा। पॉइंट इज दैट वो +IR डिफरेंस होगा या -IR होगा, वो चक्कर। क्योंकि हर बार देखो यही हुआ है, देखो सेल में भी इधर जाओगे तो प्लस भी है, इधर जाओगे तो माइनस भी है, वही सेल है, वही सेल है, और पोटेंशियल डिफरेंस वही V है, लेकिन इधर जाओगे तो प्लस भी, इधर जाओगे तो माइनस भी, ऐसे कुछ हुआ था। अभी मैंने फिलहाल एक डायरेक्शन में पूछा है, क्या आंसर आएगा? मनस्वी तुमने भी दिया +IR, बट इसको एक्सप्लेन करो। सर because current flows from positive terminal to negative terminal, so the direction उसकी भी positive होगी। नो रुको, डायरेक्शन पॉजिटिव नेगेटिव तब होता है जब वेक्टर क्वांटिटी की बात चल रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस इज स्केलर क्वांटिटी, तो इसलिए डायरेक्शन के वजह से नहीं हो रहा, ठीक है ना? एक मिनट समझो। बट देन पता प्रॉब्लम क्या हुआ, तुम्हारा भी वही हुआ अजितेश जैसे,
कि तुमने जो लॉजिक पॉइंट आउट किया उससे आंसर वो नहीं आ रहा है जो तुम बता रहे हो, उसका उल्टा आ रहा है। क्यों? तुम खुद ही कह रहे हो ना कि करंट पॉजिटिव से नेगेटिव में जाता है, ये कह रहे हो ना, करंट पॉजिटिव से नेगेटिव में जाता है। तो अगर ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है तो ना करंट पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है। तो एक चीज बताओ, अगर तुम पॉजिटिव से शुरू करके नेगेटिव में जा रहे हो तो तुम्हारा तो पोटेंशियल घट रहा है, तो माइनस होगा ना। तो देयरफॉर अगर तुम यानी देखो, समराइज कर रहा हूं मैं, ध्यान से सुनो समराइज। अगर तुम करंट के डायरेक्शन में जा रहे हो तो माइनस आया, और अगर करंट के डायरेक्शन के ऑपोजिट जा रहे हो तो प्लस आया। वैसे इसको याद रखने के लिए क्या हो गया, जैसे मर्जी कह लो, एक तरीका भी है, इज दैट करंट हमेशा हायर टू लोअर पोटेंशियल फ्लो करता है सर्किट में। दोबारा सुनो, करंट हमेशा हायर टू लोअर पोटेंशियल में फ्लो करता है इन ए सर्किट। तो यार ये हायर है, ये लोअर है, तभी तो करंट इधर जा रहा है, तभी तो करंट इधर जा रहा है। तो अगर हायर पोटेंशियल से स्टार्ट करके लोअर पोटेंशियल में जाएगा करंट, तो यानी कि जब तुम उसी डायरेक्शन में जा रहे हो, करंट के डायरेक्शन में जा रहे हो, तुम तो हायर से लोअर पोटेंशियल में जा रहे हो। यानी जब तुम पोटेंशियल का कैलकुलेशन करोगे तो जो चेंज आएगा वो क्या होता है, हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल होता है। तो फाइनल तो लोअर हुआ ना, इनिशियल हायर हुआ, तो माइनस होगा या नहीं। इसलिए अगर तुम करंट के डायरेक्शन में जा रहे हो तो होगा माइनस आया, और करंट के डायरेक्शन के ऑपोजिट जा रहे हो तो इन दैट केस प्लस आया। हाँ मनीष भाई बताओ जरा, कुछ कंफ्यूजन बता रहे थे। हाँ बोलो। मतलब लॉजिक सही था, वो मैं उल्टे डायरेक्शन में कंफ्यूज हो गई थी तभी। हाँ तभी मैंने बोला ना कि तुमने जो लॉजिक यूज किया ना, उससे जो कंक्लूजन ड्रॉ किया वो उल्टा ड्रॉ कर दिया। कंक्लूजन वो है जो मैं आप बता रहा हूँ, और लॉजिक वही बता रहा हूँ जो तुमने बताया, और उसी लॉजिक से ये कंक्लूजन हो रहा है जो मैंने बताया। क्या? कि करंट हायर टू लोअर पोटेंशियल के तरफ जाता है। तो अगर तुम भी हायर से लोअर की तरफ जाओगे, यानी इन द डायरेक्शन ऑफ करंट जाओगे, तो पोटेंशियल तो हायर से लोअर हुआ ना, तो यानी पोटेंशियल का चेंज तो नेगेटिव हुआ ना, इसलिए माइनस आएगा। ये हो गया इसका तीनों का समरी। वैसे तो किरचॉफ्स लॉ में भी यूज होता है, ट्रांजिस्टर है, डायोड है ना, थर्मिस्टर है, इंडक्टर है, बहुत सारे। तो हम धीरे धीरे सीखेंगे, तब की बात अलग करेंगे। हाँ अरमान, क्वेश्चन। सर लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल जाने में तो पोटेंशियल ऐड करेंगे ना? हाँ अगर तुम लो से हाई जा रहे हो तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हुआ ना, फाइनल माइनस इनिशियल। तो तुम अगर लो से हाई जा रहे हो तो फाइनल तो हाई हो गया, इनिशियल लो हो गया, तो हाई में से लो माइनस करो तो प्लस ही तो आएगा। और करंट के केस में क्या हो रहा है, हायर से लोअर जाता है, ये हायर हुआ, ये हायर पोटेंशियल और ये लोअर पोटेंशियल हुआ, और तुम हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जा रहे हो। तो यानी जब पोटेंशियल डिफरेंस निकालोगे तो क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल, तो यानी लोअर माइनस हायर। तो लोअर मतलब कम वैल्यू, हायर मतलब ज्यादा वैल्यू। कम माइनस ज्यादा, कम माइनस ज्यादा, तो नेगेटिव आएगा ना, इसलिए देखो मेरा माइनस आएगा। सिंपल। क्लियर हो गया? ये 100 अभी दूसरी चीज के लिए। ओके चलो ठीक। तो ये थे डिस्कशन ऑन व्हाट डू यू मीन बाय किरचॉफ्स लॉ। अब हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा प्रोसीड करने के पहले एक चीज बताओ, अजितेश कल तुम्हारे है फिटजी में क्लास? यस सर। कितने बजे से कितने बजे तक? सर 8:15 to 12:30। अच्छा मतलब सुबह है ना? आफ्टरनून तो नहीं है, 4-5 बजे के आसपास? नो सर। 4-5 बजे के आसपास किसी क्लास है कोई? यस सर मेरी है 3 to 4:30। 3 to 4? 4:30। और सर 4:30। वहां जाने पड़ेगा तो फिर आने में भी टाइम लगेगा। कहाँ पे जाना है? सर सेक्टर 17, तो मतलब सेक्टर 5 बजे 17। तक वापस आऊंगी। हाँ तो 5 बजे तक आ जाओ ना, तुम्हें 5 बजे क्लास रख लो फिर कल। यस सर 5:15 तक रखो सर। ठीक है 5:30 रख लेता हूँ, है ना। कल एक काम करो, कल क्लास रखेंगे 5:30, और एक तो सर एक्सक्यूज मी, हाँ देखो, सर 1.5 hour की क्लास होगी ना? नहीं उतना नहीं रखेंगे, अराउंड 1 hour 10-15 मिनट्स के आसपास।
हाँ सर, मैं वही कह रहा था क्योंकि मेरी 6:30 क्लास है। अच्छा तो मतलब 5, चलो ठीक है 1 घंटे के लिए रख लेंगे, है ना? थैंक यू सर। 1 घंटे के लिए रख लेंगे फिर 5:30, 1 घंटे, चलो ठीक है 1 घंटे के लिए, ठीक है चलो ठीक है। इसके याद रखना, वैसे तो मैं नोटिफिकेशन दे दूंगा बट बाय चांस अगर भूल गया तो 5:30 कल क्लास। अच्छा, जो मैंने अभी सिखाया किरचॉफ्स लॉ, इसके ऊपर एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, छोटा सा क्वेश्चन। सपोज ये सेल है, ये कैपेसिटर है, ये भी एक कैपेसिटर है, ये एक और सेल है, यहाँ पे एक कैपेसिटर है, और इधर भी एक कैपेसिटर है, सेल है और एक कैपेसिटर, ठीक है। सेल जो है ये 10 वोल्ट का है, ये 20 वोल्ट का है, ये 30 वोल्ट का है, और कैपेसिटेंस सारे 1 फैराड। एक्चुअली मैं कैलकुलेशन थोड़ा इजी करना चाह रहा हूं और कोई बात। ये 30 वोल्ट है, 10 वोल्ट है, 20 वोल्ट है, और बाकी कैपेसिटेंस 1 फैराड के सारे। अब मुझे क्या निकालना है, एक एक कैपेसिटर का चार्ज कैसे निकालें। एक काम करो, सबसे पहले ये जंक्शन पर, जंक्शन का टोटल चार्ज याद रखना 0 होना चाहिए। एक काम करो, इसको ले लो +Q1, इसको ले लो +Q, ठीक है। तो अगर ये दोनों प्लस है तो यानी ये माइनस होगा, और अगर इसका चार्ज Q1 + Q2 हो जाए तो 0 हो जाएगा, इसलिए मैं इसको लिखूंगा माइनस है प्लस और Q1 + Q। देख लो जंक्शन लॉ को मैंने कैसे स्मार्टली यूज किया कि इंस्टेड ऑफ सेइंग Q1 Q2 Q3 मैंने क्या किया, दो में तो +Q1 और +Q2 है, हाँ एक में +Q1 एक में +Q2 है, और तीसरा प्लेट मिला के 0 होना चाहिए, यानी उसमें क्या होना चाहिए माइनस ऑफ Q1 + Q2। वही करते हैं, देखो माइनस प्लस और चार्ज होगा Q1 + Q। इससे क्या होगा ना, वेरिएबल्स कम हो जाते। अब जरा देखो ये माइनस होगा ना, अब ये जो -Q1 ये -Q1 क्यों है, क्योंकि यहां से Q1 चार्ज निकल गया और कहां गया, इस पे, इसलिए इसका भी देखना Q1 चार्ज। देखो लॉजिक समझो सबकी, मैं कह रहा हूं ये -Q1 हुआ कैसे, इसका तो 0 था ना कैपेसिटर बिफोर चार्जिंग, तो ये -Q1 इसलिए हुआ क्योंकि यहां से Q1 निकल गया होगा, तो Q1 निकल के कहां जाएगा, यहां जाएगा, यहां जाएगा, यहां जाएगा, यहां जाएगा, करते करते यहां जमा पड़ेगा, इसलिए इसका हो गया +Q1। सिमिलरली देखो ये -Q2 है, क्यों -Q2 है, क्योंकि यहां से Q2 निकल चुका है, Q2 निकल के Q2 जा रहा है, यहां पे जमा पड़ गया, यानी इसका भी हो गया Q2। अब मैंने क्या किया, सर्किट का डिजाइन किया इन टर्म्स ऑफ Q1 एंड Q2, ठीक है, सर्किट का डिजाइन किया इन टर्म्स ऑफ Q1 एंड Q2। अब पता है मैं क्या करूंगा, अब मैं लगाऊंगा किरचॉफ्स लॉ। इसके अंदर एक लॉ है जिसका लूप लॉ। व्हाट डू मीन बाय लूप लॉ? लूप लॉ का मतलब होता है, जरा सोचो लॉजिकली, कि अगर तुम यहां से स्टार्ट करके यहां जाते हो तो पोटेंशियल बढ़ सकता है, घट सकता है, कुछ कुछ हो सकता है, पर अगर यहां स्टार्ट करके घूम फिर के अगर यहीं पे आओगे तब तो कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होना चाहिए ना, यानी पोटेंशियल डिफरेंस 0 होना चाहिए। पर कब 0 होगा, अगर यहां से स्टार्ट किया और घूम घाम के इधर उधर से होके अगर यहीं पे वापस आओगे तब ना 0 होगा। Are you getting the point? तो therefore क्या होगा, अकॉर्डिंग टू लूप लॉ क्या हो गया, फिर अकॉर्डिंग टू लूप लॉ ये हो गया कि अगर तुम यहां से स्टार्ट करते हो, यहां से, ये +10 वोल्ट है। क्यों, क्योंकि जब मैं यहां से जाऊंगा तो देखो सबसे पहले नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी है और फिर पॉजिटिव टर्मिनल, यानी ऐसे जा रहा हूं ना, तो जरा एक बार वो जो 3 लॉस दिया था उसके साथ कंपेयर करो, तो देखो मैं नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जा रहा हूं, तो कितना हो गया +10। चलो लिख देता हूं +10, वैसे तो 10 का मतलब +10 ही होता है, बट फिर भी थोड़ा एम्फेसाइज करने के लिए देखो है +10। यहां पे जा रहा हूं, देखो कैसे जा रहा हूं, नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट की तरफ, यानी +Q1/1। यहां से भी जब जा रहा हूं तो नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल, यानी +Q1 + Q2/1, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस कैपेसिटर के क्रॉस क्या होता है, Q/C। मैं उसका फायदा उठा रहा हूं, फिर मैं बैटरी के पार कर रहा हूं, देखो +20, फिर मैं यहां से इधर जा रहा हूं +Q1/1,
इक्वल टू 0, यानी ये सब मिला जुला के कितना होगा ना इक्वल टू 0। देख लो इसका मतलब क्या होगा, Q1 प्लस Q1 प्लस Q1 पहले 3Q1 प्लस Q2 प्लस 10 प्लस 20 30 इक्वल टू 0। देखो इक्वेशन, पहला इक्वेशन मैंने बना दिया, अब मैं पॉज कर रहा हूं। अब तुमको सेकेंड इक्वेशन बनाना है, यहां से स्टार्ट करके, जैसे मैंने यहां से स्टार्ट करके ऐसे गया, यूं गया, ये काम करो, यहां से स्टार्ट करके ऐसे चले सेकेंड इक्वेशन के लिए। ना यू माइट से, क्या ये रूल है क्या कि इधर से स्टार्ट करके उधर जाना पड़ेगा? सिर्फ कुछ नहीं, तुम यहां स्टार्ट कर लो, 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 जहां मर्जी स्टार्ट करो। तुम इधर से जाओ, उधर से जाओ, कोई दिक्कत नहीं। पर अभी दिक्कत क्या है कि अगर सब लोग अपने अपने तरीके से जाओगे तो मैं जब इक्वेशन लिखूंगा तुम लोग इक्वेशन लिखो, टैली कैसे करें? इसलिए सब लोग एक तरीके से जाओ, सो दैट तुम लोग जो इक्वेशन लिखोगे और जब मैं इक्वेशन लिखूंगा तो तुम लोग टैली कर सकते। तो मैं 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, इतने देर में यहां से स्टार्ट करके इस तरफ जाते हुए पूरे लूप लॉ का इक्वेशन लिखो, ठीक है? 1 मिनट टाइम, जल्दी करो, मैं भी पॉज कर। आई होप यू हैव रिटन, और अब मैं टैली कर रहा हूं। तो जो भी इक्वेशन लिखा है वो पहले तो यहां से जा रहा हूं, तो बैटरी पार कर रहा हूं नेगेटिव से पॉजिटिव, फिर यहां जा रहा हूं प्लस Q2/1, फिर यहां जा रहा हूं, फिर यहां, फिर यहां, +30 + 20 is 50, Q2 यानी 3Q2 प्लस Q1 प्लस 50। एक काम करता हूं, पहले इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करके नीचे लिख दो, 9Q1 और 3Q2 और 90, उसको माइनस कर लो, माइनस कर लो, माइनस, ये पूरा कैंसिल हो जाए। Q1 माइनस 9Q1 मतलब -8Q1 और -90 प्लस 50 यानी -1 इक्वल टू 0, यानी Q1 इज इक्वल नहीं, मैं ये तो नेगेटिव आ गया, कोई दिक्कत नहीं। नेगेटिव आने का मतलब क्या कि जहां जहां Q1 का जो साइन ऑफ पोलैरिटी दिया था मैंने प्लेट्स, जैसे ये वाला प्लेट Q1 का मैंने पॉजिटिव माना है ना और ये नेगेटिव माना है ना, यानी ये उल्टा होगा, उल्टा होगा, कोई बात नहीं। अब Q1 को पुट कर लेता हूं, किसी में इसमें पुट कर लेता हूं, तो ये जगह -50 ये वाला प्लस Q2 इक्वल टू -30, यानी बाय चांस Q2 वाला पोलैरिटी भी मैंने गलत सिलेक्ट राइट से आपने तो गलत कर दिया ऐसे गलती नहीं होता, ये एक्चुअली पता क्या होता है, अलजेब्रिक क्वांटिटी होता है, और तुम जस्ट असाइन करते जाओ, अंधाधुंध Q1 Q2 करके असाइन कर दो, कभी कभी सारे सही आ जाएंगे, कभी कभी एक आध गलत आ जाएंगे, कभी कभी सारे गलत आ जाएंगे। गलत मतलब गलत नहीं होता एक्चुअली, गलत मीन्स क्या कि हमने बाई चांस गलती से उल्टा पोलैरिटी सोच ली, तो ये तो हो ही सकता है। कौन सा मैं बीच में बैठ के एनालाइज कर रहा था कि देखो इसमें ये पोलैरिटी उसमें वो पोलैरिटी, ऐसे कोई जरूरत नहीं है, और टाइम वेस्ट भी मत करो। क्यों? कई बार पता क्या होता है, एक बैटरी उसका एक पोलैरिटी चाहता है, दूसरा बैटरी दूसरा पोलैरिटी चाहता है उस प्लेट के, तो सब मिला जुल के क्या इफेक्ट हो कुछ पता नहीं चलता कहीं, और ज्यादातर केस में तो पता भी नहीं चलेगा। तो देयरफॉर बेस्ट तरीका ये है कि तुम सिर्फ जंक्शन लॉ को फॉलो करते हुए एल्जेब्रिकली इक्वेशन को सही लिखो, बाकी सब अपने आप सेट हो जाएगा। जैसे इस केस में पोलैरिटी सारे कैपेसिटर्स की जो मैंने बनाया हुई फिगर में सारे उल्टे होंगे। क्यों? तो इवन Q1 प्लस Q2 भी तो नेगेटिव आ रहा है, ये वाला Q1 प्लस Q2 है, Q1 प्लस Q2 का वैल्यू भी देखो -20 आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, यानी उसका भी पोलैरिटी बदलेगा। यानी इस फिगर में जितने भी कैपेसिटर्स है और उन कैपेसिटर्स में जो जो साइन मैंने पुट किया अभी तक माइनस और प्लस,
वो सारा पलट के उल्टा हो और चार्ज के वैल्यूज भी आ, Q1 -5 आ गया और Q2 -15 आ, ठीक है ना। चलो, सो we have basically got introduced to what? Kirchhoff's law and its use, a general use. कल हम लोग क्या करेंगे, व्हीटस्टोन ब्रिज के ऊपर डिस्कस करेंगे, जो मैंने अभी ड्रॉ किया था लेकिन उसके ऊपर हमने कोई चर्चा शुरू नहीं किया, तो कल करेंगे इसके ऊपर। बट आज हमने क्या किया, किर्चॉफ्स लॉ के आइडिया यूज करके हम लोगों ने एक बेसिक प्लेटफॉर्म बना लिया कि यूज कैसे करना, चार्ज को असाइन कैसे करना, पोलैरिटी कैसे डिसाइड करें, है ना, एंड में, और जंक्शन लॉ को यूज करके कैपेसिटर्स के अंदर जो चार्ज होता है वो हम कैसे असाइन करते हैं, एंड सो ऑन सो। तो इस तरीके से हमने 2-3 चीजें किए थे आज का यही फोकस था, मतलब मेनली, है ना। तो आज इतना ही करते हैं, ठीक है ना, आज हम लोग इतना ही करेंगे। कल का क्लास रखेंगे 5:30 और उसमें जो है हम लोग मेनली फोकस करेंगे ऑन क्या बोलते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है, व्हीटस्टोन ब्रिज है और भी तमाम चीजें उसके रिलेटेड, तो दैट इज व्हाट विल बी द एजेंडा फॉर टुमारो, ठीक है ना। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही, हैव अ गुड डे, बाय बाय, कल मिलते हैं फिर 5:30 बजे, ओके। थैंक यू सर, गुड नाइट सर एक बार बोर्ड हाँ ध्रुव, कुछ कह रहे थे? सर पोलैरिटी जो हम अज्यूम कर रहे हैं सर, वो अपने आप मतलब कुछ भी रख सकते हैं और हाँ। लूप का डायरेक्शन अपने भी आप कैसे क्या कुछ भी कर रख रहे हैं, सकते अपने आप कैसे, हाँ अपने आप करें कैसे, जंक्शन से शुरू करके एक को प्लस कर दो, दूसरे को प्लस कर दो, ऐसे करके सबका प्लस कर दो, एक को छोड़ उसको माइनस कर दो और सारा चार्ज इक्वल, कैसे ना, प्लस Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 प्लस Q5, हम लोग 6 है तो Q5 तो प्लस कर दो Q5 तक, और जो छठा कैपेसिटर उसमें कर दो माइनस, और कैपेसिटर चार्ज का वैल्यू कितना ना, Q1 प्लस Q2 प्लस Q2 Q3 प्लस Q4 प्लस Q5, ये हम लोग करते हैं। तो यहाँ पे तो 3 ही थे, तो एक को Q1 एक को Q2, तो तीसरे को माइनस और Q1 प्लस। अगर 4 होते तो Q1 Q2 Q3 और चौथे को माइनस और वैल्यू हो जाएगा Q1 प्लस Q2 प्लस। ये स्कीम हम लोग फॉलो करेंगे इन जनरल फॉर ऑल कैपेसिटर्स इन जंक्शंस, ठीक है, क्लियर हो गया। एंड सर लूप जहाँ से इनिशिएट करेंगे वो भी हमारी चॉइस हो सकती है हाँ ना। वो भी हमारा, तो हो सकता है तुम बोले नहीं मैं तो इसको प्लस Q2 लूंगा और उसको माइनस ऑफ Q1 प्लस Q2 लूंगा, कोई दिक्कत। मैंने क्या बोला, जो 3 या 4 या 5 या 6 जितने भी कैपेसिटर्स उनमें से किसी भी एक को नेगेटिव करके बाकी सबको पॉजिटिव कर, किसी भी एक को नेगेटिव, तो कोई इसको नेगेटिव करेगा कोई उसको नेगेटिव करेगा, होगा, कोई दिक्कत। बट एंड में देखना सब मिला जुला के आंसर वही आए, सो डोंट नीड टू वरी, ठीक है। ओके, थैंक यू सर। चलो ओके बेटे, आज के लिए इतना ही, हैव अ गुड डे, बाय बाय, गुड नाइट। गुड नाइट Thank सर, you, sir. थैंक यू सर। हाँ बेटे, कुछ Excuse me, पूछना? सर कल कोई पेपर है? नहीं कल कोई पेपर नहीं है लेकिन क्लास रखेंगे, ठीक है ना। ओके सर, थैंक यू सर। ओके ओके बेटे, गुड डे, थैंक यू सर। थैंक यू, गुड नाइट।